मैं धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दूंगा। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके शीर्ष स्तर पर एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 31 न्यायाधीश हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जजों की संख्या जो थी वो चीफ जस्टिस समेत 8 निर्धारित की गई थी। यानी उसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावे 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद को यह अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सके और संसद ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके जजों की संख्या को बढ़ाकर वर्तमान समय में 31 निर्धारित कर दिया है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के जज होने के लिए योग्यता का भी वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जज वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो और कम से कम 3 जो मानक और मैं बताने जा रहा हूँ उसमें से एक मानक पर खरा उतरता हो। वो मानक ये है कि वह व्यक्ति कम से कम हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक जज रहा हो, या वो व्यक्ति हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति जी के नज़र में कानून का पारंगत विद्वान हो। अगर ये 3 जो मानक हैं इनमें से कोई एक मानक भी भारतीय नागरिक पूरा करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए काबिल हो सकता है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यापक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि भारत का संविधान वही है जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो हम लोग उसके क्षेत्राधिकार के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। उसका जो क्षेत्राधिकार है उसको कई भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। जैसे उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय वैसे मामले से है जिसकी पहली सुनवाई ही सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। जैसे 2 राज्यों के बीच में कोई उत्पन्न विवाद हो, या राज्य और संघ के बीच में उत्पन्न कोई विवाद हो, या एक तरफ कुछ राज्य हों और दूसरे तरफ राज्य और संघ सरकार हो, तो ऐसे विवादों की सुनवाई सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू की जा सकती है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जैसा कि पहले के क्लास में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है उसमें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है और आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट इशू करके मौलिक अधिकारों को रिस्टोर कराता है। तो कोई किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अलावे अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत हम लोग देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के जो भी निर्णय आते हैं उन निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। चाहे वो कोई संवैधानिक मामला हो, या कोई दीवानी मामला हो, या कोई फौजदारी मामला हो, अगर हाई कोर्ट से कोई निर्णय आ जाता है तो उस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अपीलेट जुरिडिक्शन के तहत ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके अलावे
सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको परामर्शी क्षेत्राधिकार भी है। इसमें संविधान के आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जी को अगर किसी विधि के सर्वान प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना है तो वो उसको भेज सकते हैं। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी माना गया है। अभिलेख न्यायालय से आशय ये है कि इसके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है और सभी अदालतों में उसे सबूत के तौर पर मान्य माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। यानी उसको हम दूसरे अदालतों में नज़ीर के रूप में पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभिलेख न्यायालय में एक बात और भी है कि इस न्यायालय को अपने आदेश की अवहेलना करने पर दंड देने का भी अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी व्यापक शक्तियां और अधिकार प्राप्त है। उसके क्षेत्राधिकार से कोई भी प्रश्न अब नहीं लगता है कि बाहर है। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार और दायित्व सौंपा था, उससे बढ़कर के सर्वोच्च न्यायालय ने विगत जो वर्ष है उसमें बहुत सारे अधिकारों को प्राप्त कर लिया है। इसलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अब ये कहा जा सकता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है जिससे कम अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। पहले ये सैद्धांतिक तौर पर माना जाता था कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, क्योंकि अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया अपनाया गया है, जबकि भारत में विधि की स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। लेकिन मेनका गांधीवाद 1978 से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावली को ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी उच्चतम न्यायालय से अधिकारों के संदर्भ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कम शक्तियां प्राप्त नहीं है, बहुत ही इसको महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अगले क्लास में हम लोग जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और जो बातें रह गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।